एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए, इससे पहले हमने क्लास 10th के हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था, आज इसका सेकेंड पार्ट है। तो शुरुआत करते हैं अगले स्लाइड से। जैसा कि नाम आपको पता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, पार्ट 2 है आज हमारा टॉपिक। शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, जो है 1815 की वियना संधि की विशेषता। तो सबसे पहले बता दूं कि वियना संधि, आप लोगों को पता है कि वियना संधि क्या था। वियना संधि एक ऐसी संधि थी जिसके अंदर नेपोलियन बोनापार्ट को हराने वाले सभी देश एक जगह वियना में जमा हुए थे। और इन लोगों का क्या था कि इन लोगों के जमीनों को ना नेपोलियन बोनापार्ट ने हथिया लिया था, क्योंकि इनके राज्यों को उसने जीत लिया था। तो फिर क्या हुआ कि सबसे पहले तो जब नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू की लड़ाई में हार गया, तो फ्रांस में क्या हुआ, बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हुई। अब बुर्बो राजवंश से मैं आपको बता दूं कि लुई 16 जो था, वो लुई 16 क्या था, बुर्बो राजवंश का ही शासक था। और जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गया, उसके बाद फिर से सभी लोगों ने मिलकर फ्रांस में उसी राजवंश के शासक को स्थापित कर दिया। उसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। जैसा पहले लुई 16 के शासनकाल में चल रहा था, वैसी ही शासन व्यवस्था दोबारा यहां पे लागू करना इनका मुख्य उद्देश्य था। फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो नेपोलियन के समय में जीते गए थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने जितने भी हिस्सों पे आधिपत्य जमाया था, आधिपत्य कहने का मतलब है अधिकार जमाना, अधिकार जमाया था, उस पर से इनका अब आधिपत्य छूट गया। मतलब जो फ्रांस के उस समय के तत्कालीन शासक थे, जो राजा हुआ करते थे या फिर जिनकी सरकार थी, उन्होंने उन पर से अपना दबदबा खत्म कर लिया। फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक लगाने के लिए फ्रांस पहले, आपको पता है कि लुई 16 के आतंक को देखा, फिर नेपोलियन बोनापार्ट के भी युद्धों को देखा, तो अब बगल वाले जितने ही पड़ोसी देश थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अब इस पे लगाम लगाना जरूरी है। इसको लगाम लगाने के लिए उसके जितने भी बॉर्डर वाले इलाके थे, जितने भी ऐसे इलाके जहां पे से दूसरा देश शुरू हो रहा था, वहां पे इन्होंने नया नया राज्य बना दिया कि भाई देखता रहियो कि ये कहीं आगे से बढ़ न जाए और हम पे किसी प्रकार का अटैक न करे। तो ये 1815 की वियना संधि की विशेषता थी। अब यूरोप में क्रांतिकारी के बारे में जानना है कि यूरोप में क्रांतिकारी क्या हुआ, क्रांति कैसे शुरू हुई। तो देखिए, क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज का निर्माण शुरू किया। यहां पे जो एक पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ही इन्होंने देखा कि वियना संधि हो गई, जितने भी नेपोलियन ने राज्यों को जीता था, उनसे इनका आधिपत्य छूट गया, तो कुछ ऐसे लोग थे जो नेपोलियन के समर्थक थे, जो नेपोलियन के साथ रहना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, खुद से एक क्रांतिकारी ग्रुप बना लिया। जैसे भारत की बात कर ले तो भारत में अंग्रेजों का शासन था। अब अंग्रेजों के शासन के समय में क्या हुआ कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे, सुभाष चंद्र बोस की बात कर लिए, लोग क्या थे, क्रांतिकारी थे, जो अपने देश को इन ब्रिटेनियों से, गोरी चमड़ियों से बचाना चाहते थे। तो ऐसे ही उस समय कुछ ऐसे लोग थे वहां पे जो नेपोलियन बोनापार्ट के साथ ही रहना चाहते थे, उनके द्वारा उठाए गए कदम को सम्मान करते थे। तो ये क्या किए, इन्होंने क्या किया कि अंदर ही अंदर खुद लोग, कुछ लोगों को, वैसे ही सोच के बुद्धियों के लोगों को इकट्ठा करके एक क्रांतिकारी ग्रुप का निर्माण किया, जो अपने आजादी के लिए लड़ना चाहता था। राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। बढ़ावा देने का मतलब अपने देश के प्रति प्रेम जगाने का काम किया कि हमें अपने राष्ट्र को कैसे बचाना है। वियना संधि का विरोध करना, ये वियना संधि जो हुआ वियना में 1815 में, इसका जमकर इन्होंने विरोध किया कि नहीं भाई, हमारा नेपोलियन ने इतने जगहों को जीता और तुम 2 मिनट में सबको वापस क्यों कर दिए। इसका ये विरोध कर रहे थे, ये पसंद नहीं कर रहे थे कि जो नेपोलियन के उठाए गए कदमों को इस तरह से दबाया जाए या कुचला जाए। सबसे बड़ा इनका विरोध करने का कारण ये था कि ये नहीं चाहते थे कि वापस बुर्बो वंश का राजवंश आए। सबसे बड़ा इनका क्रांति करने का मकसद यही था। ये देख चुके थे ना कि कैसा वो पहले का राजा 16 था, मंद बुद्धि था, हमेशा पूरे देश को डुबा दिया, उसके खजाने में कुछ नहीं था, उसके लिए गए फैसले बेकार हुआ करते थे। और स्वतंत्रता के लिए लड़ना, अब यहाँ पे स्वतंत्रता के लिए लड़ने का क्या मतलब है, आपको तो पता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने फिर से राजतंत्र कायम कर दिया था। तो अब ये फिर से क्या चाहते थे कि जनता के द्वारा चुना गया शासन फिर से आए। तो ये था यूरोप में क्रांति होने के कुछ मुद्दे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। भूख, आप सभी को पता है कि भूख क्या होता है। जब पेट में खाना नहीं होता है तो भूख लगना ही कहते हैं ना।
दूसरी बात है कठिनाई, बहुत सारे ऐसे जीवन में परेशानियां थी इन लोगों के जिसके कारण से यह क्या हुआ, जन विद्रोह बन गया। जन विद्रोह मतलब जनता के द्वारा किया जाने वाला विद्रोह, क्रांति। तो अब यहां पे क्या हुआ, 1830 में कठिनाई इतना बढ़ गया कि इसे कठिनाइयों का साल ही कहा जाने लगा, दिक्कतों का साल कहा जाने लगा। 1830 में कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है। मतलब इस समय यहाँ के लोगों के लिए परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब देखिए कारण क्या था, ये 1830 में जो कठिनाइयों का महान साल के नाम से हम जानते हैं, इसे क्या कारण थे। सबसे पहला कारण है कि जबरदस्त जनसंख्या वृद्धि। अब यहां पे देखिए ये जो पहला पॉइंट है, ये इनके भूख और कठिनाई और जन विद्रोह का कारण क्यों बन गया। आप सभी को पता है कि यहां पे इनके मतलब खेतों में कृषि नहीं हो पा रहा था, सही तरीके से फसल नहीं उग पा रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, और ऐसे में जनसंख्या पर जनसंख्या बढ़ता जा रहा था। यहां पे 4 करोड़, 8 करोड़, 12 करोड़ ऐसे जनसंख्या बढ़ रहा था। तो ये जो मेन मकसद था इनका, भूख, कठिनाई और जन विद्रोह का, ये मेन कारण था जिससे जनसंख्या बहुत बढ़ गई और खेती में कमी आ गई, फसल उग नहीं रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटी फैक्ट्रियां जो थी, जो छोटे छोटे लघु स्तर पर ब्रेड बना रहे थे, कुछ ऐसे ही। अब बाहर के मुल्कों में क्या होता है कि ना खाने के लिए ऐसे ही ब्रेड चाहिए, चीज चाहिए और बटर चाहिए, बर्गर चाहिए, चाउमीन चाहिए, ऐसा ही चीज चलता है वहां पे। हम लोग के जैसे रोटी चावल खाने का वहां पे सिद्धांत नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी कंपनियां थी जो लघु उद्योग कर रही थी, छोटे छोटे कारखाने के हिसाब से ब्रेड वगैरह बना रही थी, वो सब भी ठप पड़ गया और बेरोजगारी में तो वृद्धि हो रही थी। इन्हीं साल के दौरान फसल बर्बाद हो गई। मैंने अभी आपको फसल के बारे में बताया था, जिसके कारण यहाँ पे ये जन विद्रोह हुआ, इनके साथ बहुत कठिनाइयां हुई, बहुत परेशानियां हुई। इसका कारण था कि फसल बर्बाद हो गई, जिससे खाने की सामग्री की कीमत बढ़ने लगी। अब अगर कोई चीज कम हो जाए ना हमारे समाज में, तो उसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जब फसल खराब हुआ, उस साल कुछ फसल उगा नहीं, फसल ना उगने के कारण जो फसल पहले से भंडारण में था, जिसे इन लोगों ने एस्टिमेट करके रखा था, उसकी कीमतें बढ़ने लगी। छोटे छोटे फैक्ट्रियां जो थी वो बंद होने लगी थी, वहां पे जितनी भी छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी वो बंद होने लगी। इससे दो नुकसान हो रहा था, एक तो इनका बेरोजगारी में वृद्धि हो रहा था, क्योंकि छोटे छोटे फैक्ट्रियों में 20 आदमी, 25 आदमी, 30 आदमी काम कर रहे थे। तो एक तो लोग बेरोजगार हो रहे थे, उनके पास उनसे काम छूट रहा था, और फैक्ट्री बंद होने से खाने पीने की भी समस्या बढ़ रही थी। व्यापक बेरोजगारी, इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बेरोजगारी हो गया, भुखमरी हो गया, बच्चा बहुत ज्यादा हो गया, घर घर में 10-10 बच्चे, 15-15 बच्चे हो गए, तो जनसंख्या वृद्धि हो गया। तो सरकार के खिलाफ लोगों ने विद्रोह कर दिया, हल्ला बोल दिया कि भाई हमें भोजन दो, हमें खाना दो, हमें रोजगार दो। विद्रोह कर दिया, लोग सड़कों पर उतार आए और जगह जगह अवरोध लगाया, मतलब बैरिकेड कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, चक्का जाम कर दिया, जिससे कृषक विद्रोह के नाम से भी जाना गया। इसी विद्रोह को दूसरे नाम कृषक विद्रोह के नाम से जाना गया है, जिससे यूरोपियन सरकार को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। और इसी के बाद क्या हुआ, यूरोपियन सरकार को गणतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया। तो ये था भूख, कठिनाई और जन विद्रोह के कारण, और किस कारणों से हुआ, क्या क्या हुआ वहां पे, और इन्हीं कारणों से यूरोपियन सरकार को गणतंत्र राज्य भी घोषित कर दिया गया। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा कहता है गणतंत्र के बाद कानून में आए बदलाव। अब यूरोपियन संघ को तो गणतंत्र घोषित कर दिया, अब गणतंत्र घोषित करने के बाद इसमें बदलाव क्या क्या आया। बदलाव क्या है, तो 21 साल से अधिक उम्र के लोग वोट डालने के अधिकारी हो गए। जो बच्चे अब जवान हो चुके थे, 21 साल के हो चुके थे, उनको मतदान देने का अधिकार, हमारे भारत में भी आपको पता है कि 18 साल की उम्र से ना मतदान देने का अधिकार प्राप्त हो जाता था। पहले ये भी 21 साल था। तो उस समय क्या हुआ कि 21 साल से अधिक उम्र के जितने भी लोग थे, उन्हें अब अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार दे दिया गया। सभी नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी दी गई। जितने भी वहां पे यूरोपियन लोग थे, उनको ये बोला गया कि नहीं, अब आप सभी आदमियों को काम मिलेगा, हम नई नई फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, फैक्ट्रियों का जुगाड़ कर रहे हैं, आपको बेरोजगार नहीं रहने देंगे। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने उपलब्ध कराए गए, कारखाना नया नया फैक्ट्री खोला गया, जिससे कि उनको उसमें काम मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति सुधार हो सके। इन सभी चीजों से क्या हुआ, धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी कम होने लगी। जब ये सारी चीजें सरकार ने किया इन लोगों के लिए, फैक्ट्रियां वगैरह आई, तो फैक्ट्रियों में काम करने जाने लगे, फैक्ट्रियों से प्रोडक्ट बनने लगा, पैसे भी आने लगे और सामान भी खरीद के वो खा सकते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, गरीबी भी खत्म हुआ और बेरोजगारी भी यहाँ पे समाप्त हुआ। अब अगला टॉपिक जो है वो है नारीवाद। नारीवाद क्या है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है।
या तो प्रश्न में पूछा जाएगा या एमसीक्यू में पूछा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। नारीवाद की यह धारणा है, ऐसा मानना है, धारणा कहने का मतलब है मानना है कि समाज पुरुष दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है। हमारे आसपास के लोग जो है ना, वो पुरुषों को ज्यादा अव्वल समझते हैं, मजबूत समझते हैं, अच्छा समझते हैं, और औरतों को और लड़कियों को उनसे कम देखते हैं। मतलब पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम देखना, ऐसा नारीवाद का धारणा है, मानना है। और इन प्रतिसत्तात्मक समाजों में महिलाओं के साथ भेदभाव और अन्याय होता है। यहां पे एक नया पॉइंट है, पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक का मतलब हुआ ऐसा परिवार जिसके अंदर हमारे पिताजी प्रधान होते हैं, माता प्रधान ना होके हमारे पिताजी प्रधान होते हैं। अब आप लोगों के मन में एक बात चल रहा होगा कि ऐसा तो हर जगह ही होता है, घर में मुखिया तो पापा ही होते हैं, लेकिन नहीं। केरल और मेघालय के कुछ जाति ऐसे भी हैं जिनके यहाँ माता प्रधान होती है, उसके बाद उसकी बेटी प्रधान होती है। जैसे हमारे यहाँ हम प्रधान है, हमारे पिताजी प्रधान थे, हमारे आगे हमारा बच्चा बेटा प्रधान होगा। तो ये पितृसत्तात्मक परिवार में ना पिता की प्रधानता होती है और मातृसत्तात्मक परिवार में माताओं की प्रधानता होती है। तो इसमें क्या होता है कि पितृसत्तात्मक परिवार में ना महिलाओं को कम समझा जाता है, या फिर उनके साथ अन्याय किया जाता है, उनके साथ समानता की भावना नहीं रखी जाती है। जितना आदर सत्कार बेटा को दिया जाता है उतनी बेटी को नहीं दी जाती। बेटे को बड़े बढ़िया जगह पे पढ़ाया जाता है, बेटी को इतनी बढ़िया जगह पे नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसे ही मतलब कुछ है बातें, हालांकि अब ये सब चीजें होती नहीं है, ये सब बहुत अब पहले के समय में होता रहा होगा। इनका लक्ष्य महिलाओं के लिए पुरुषों के समान शैक्षिक और पारस्परिक अवसर और परिणाम स्थापित करना शामिल है, जो पुरुषों के समान हो। अब नारीवाद का मतलब क्या है? नारीवाद का मतलब है कि इनके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जितना अधिकार आप पुरुषों को दे रहे हो उतना ही अधिकार आप मुझे भी दो, महिलाओं को भी दो, ताकि पुरुष और महिला एक समान हो सके। ऐसा नहीं कि एक ही समाज में या एक ही घर में या एक ही जगह पर रहने के बाद महिलाओं को अलग और पुरुषों को अलग दृष्टिकोण से देखा जाए। कई बार आपको देखने को मिलेगा कि बेटी को सरकारी स्कूल भेज दिया जाता है और बेटे को ना प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता है। अक्सर आप लोगों के घर में भी होता रहा होगा, ऐसा होता ही है, मैं देखा है। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं इस अंतर है ना, कहीं ना कहीं। हाँ, दूसरी बात, अगर ये नहीं होता तो ये तो होता होगा कि बेटा अगर पार्क चला गया घूमने, उसे कोई कुछ नहीं कहता। अगर बेटी पार्क चली गई घूमने तो उसे 100 सवाल होते हैं, क्यों गई, कितने बजे गई, इतनी लेट क्यों हो गई, इतना देर क्यों हुआ, किसके साथ गई थी। लेकिन वही बेटा घूम के आया तो उसे इतने सवाल नहीं होते। तो कहीं ना कहीं ये आप नारीवाद के अंदर इसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हो। कहीं ना कहीं अंतर है, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अंतर देखने को मिलेगा। तो नारीवाद में यही कहना है कि पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार दीजिए। आगे की स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, जर्मनी और इटली का निर्माण। कैसे जर्मनी बना, कैसे इटली बना और जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। जर्मनी का एकीकरण करने का मतलब है जर्मनी एक नहीं था, इसके कई खंड थे, कई टुकड़ों में यह बटा हुआ था। वो एक कहानी है, प्रोसेस है। यहां पे आप समझ लीजिए कि 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि वे जर्मनी का एकीकरण कर दे। किसने? 1848 में यूरोप ने बहुत कोशिश किया कि जर्मनी का जो खंड बाई खंड टूटा हुआ है ना, उसे जोड़ के एकीकरण कर दे, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकतों ने मिलकर दबा दी। क्या हुआ? यूरोप सरकार ने तो बहुत कोशिश किया, यूरोप सरकार ने बहुत कोशिश किया कि जर्मनी का हम एकीकरण कर दें, लेकिन जो जर्मन के फौज थी, जो सेना थी और जो राजा थे वहां के, वो इसको ना दबा देते थे, कहते थे कि नहीं, क्योंकि उनका तो नुकसान था ना। जो जर्मनी के राजा थे और फौज थे, अगर एकीकरण हो जाता तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते, ज्यादा से ज्यादा आराम नहीं कर पाते, क्योंकि एकीकरण होने का मतलब है कि इन सभी इलाकों को साथ साथ जोड़ना। अभी खंड बाई खंड टूटा हुआ है जर्मनी, तो उसमें अलग अलग इलाके में अलग अलग राजा है, अलग अलग फौज है, अलग अलग चांसलर है। लेकिन जब एकीकरण हो जाएगा तो एक राजा, एक सरकार, एक फौज हो जाएगा। तो इससे जो अलग अलग राजा हैं वो सब तो राजा बनेंगे नहीं, कोई एक राजा रहेगा। तो ये वही चाहते थे, ये जितने भी राजशाही और फौज थे, इन ताकतों ने मिलकर इनको दबा दिया, इनको एकीकरण होने ही नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ? पर्सा बीच में आया। पर्सा आया और कहा कि यह भार मैं अपने ऊपर लेता हूं, अब मैं जर्मनी का एकीकरण करके ही रहूंगा। और उसने जब जर्मनी को एकीकरण करने के लिए कई सारे कदम उठाए, हालांकि उसने इसमें सफलता हासिल कर ली।
उस समय प्रसा का मुख्यमंत्री ऑटोमन बिस्मार्क था। बहुत ही नाम सुना होगा, अच्छे नेता थे, फिलोसफर थे। इनकी वजह से प्रसा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्होंने राष्ट्र लेवल पर आंदोलन की शुरुआत कर दिया। किसके लिए? जर्मनी के एकीकरण के लिए। किसने? ऑटोमन बिस्मार्क ने। ये सब कहानी कब से शुरू हुआ है? 1848 से शुरू हुआ है, याद रखिएगा। जिसमें 7 वर्ष के दौरान 7 वर्ष लग गए जर्मनी के एकीकरण में। क्या हुआ इसमें? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रसा की जीत हुई। ये सिर्फ एकीकरण करने के लिए सिर्फ मुंह से ही आगे नहीं आया था। इसने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध किया, डेनमार्क के साथ युद्ध किया, फ्रांस के साथ युद्ध किया और इन सभी को हराया भी है। किसने? प्रसा ने हराया है। और प्रसा की जब जीत हुई तब जाकर एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई जर्मनी की। जो जर्मनी खंड बाय खंड टूटा हुआ था, तब जाके ये एकीकरण हुआ, एक साथ जुड़ा। 1871 में क्या हुआ? कैसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। 1871 में कैसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। कहां? जर्मनी के अंदर। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रसा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। स्वाभाविक सी बात है, 3 देशों को हरा के आया है और जर्मनी का एकीकरण किया, तो इसके बाद क्या हुआ? प्रसा को महाशक्ति के रूप में आगे आया। प्रसा बहुत शक्तिशाली देश बनकर वहां पे उभरा है। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। जब पूरा जर्मनी एकीकरण हुआ, एक साथ आया, तब क्या हुआ एकीकरण के बाद कि उन लोगों ने बैंकिंग पे, मुद्रा का लेन देन बैंकिंग के माध्यम से होता है, आप लोगों को पता है, तो बैंकिंग के ऊपर खूब सारा ध्यान दिया। उन्होंने उसको आधुनिक बनाया, नए नए टेक्नोलॉजी डाले उसमें, और न्यायिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। न्याय संगत विचारों के ऊपर, मतलब सभी को समानता देना, सभी के साथ समान रहना, सभी के लिए कानून का बराबर होना, यही न्याय कहलाता है। इसके ऊपर उन्होंने खूब सारा जोर दिया है। आगे की स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है इटली का एकीकरण। अब इटली के एकीकरण के बारे में जान लेते हैं। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। मैंने अभी आपको बताया ना कि पहले जो था ये जर्मनी और इटली, वो अलग अलग खंडों में बटा हुआ था। तो देखिए प्रसा ने अपना पूरा दम लगा के जर्मनी को तो एकीकरण कर दिया, जर्मनी को बना दिया। अब बात आती है इटली के एकीकरण की, क्योंकि जर्मनी और इटली जो था, इसी चैप्टर 1848 से उसकी दोनों का एकीकरण का शुरुआत हुआ है। दिन याद रखिएगा 1848। किसने कोशिश किया? तो सबसे पहले यूरोप ने कोशिश किया, फेल हो गया। फिर प्रसा ने कहा कि मैं करूंगा, तो ऐसे नहीं हुआ। उसने ऑस्ट्रिया और इसके बाद फ्रांस इत्यादियों से युद्ध लड़ा और इन लोगों को युद्ध में हराया है, तब जाके कहीं जर्मनी का एकीकरण हुआ। अब बात हम अगर इटली के एकीकरण की बात करें तो इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। आज की जो इटली है वो पहले ही 7 खंडों में टूटा हुआ था, अलग अलग खंडों में टूटा हुआ था। 1830 के दशक में जोसेपे मस्सीनी ने इटली के एकीकरण का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 1848 से पहले की बात है, 18 साल पहले की बात है। कौन थे? जोसेपे मस्सीनी ने इटली के एकीकरण के बारे में बात था। एकीकरण का क्या मतलब है कि ये 7 टुकड़ों में जो अलग अलग टूटे हुए हो ना, इस सभी को जोड़ के एक इटली का निर्माण करो। 1830 से 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए। मतलब यहां से लेके यहां तक जितने भी ये क्रांतिकारी बने, उनके सारे विद्रोह जो हैं वो असफल होते गए। लेकिन 1859 में फ्रांस ने सार्डिनिया, पिडमोंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से उसे ऑस्ट्रियाई वालों को हरा दिया। अब यहां पे ये जो फ्रांस ने ये जो संधि किया है, इसमें एक नाम आएगा जिसके माध्यम से ये संधि जो है वो सफल हुई थी। देखिए 1859 में फ्रांस के कारण ही सार्डिनिया, पिडमोंट में एक चतुर कूटनीतिक संधि किया गया, जिसके कारण उसने ऑस्ट्रिया वालों को हरा दिया। ऑस्ट्रिया याद होगा फ्रांस की क्रांति में शुरुआत से ही नाम चल रहा है, क्योंकि जो रानी थी लुई 16 की, वो यही की राजकुमारी थी। तो 1861 में एमिनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। 1861 में 59 से ये बात चली, फ्रांस ने इनके साथ संधि की, संधि में ऑस्ट्रिया को हराया गया। हराने के बाद 1861 में क्या हुआ? एमिनुएल द्वितीय को इटली का नया राजा घोषित किया गया। ये 7 खंडों में टूटे हुए थे, बटे हुए थे, इस सबको जोड़ा गया, एक इटली का निर्माण हुआ, एकीकरण हुआ और 1861 में इमैनुअल द्वितीय को यहां का राजा बनाया गया। आगे की स्लाइड में चलते हैं।
अब देखिए जिउसेppe मैत्सीनी, इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत अहम रोल निभाया है इन लोगों ने इस संधि में। जन्म कब हुआ? 1807 में हुआ। कहां? जिनेवा में हुआ था। अभी आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिनका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है, बहुत सारे। अभी आपने उन संगठनों के बारे में नहीं पढ़ा है, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस में आपको उन संगठनों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं जिउसेppe मैत्सीनी जो है, इनका जन्म कब हुआ? 1807 ईस्वी में हुआ। कहां हुआ? जिनेवा में हुआ। और कुछ समय बाद वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन के सदस्य बन गए, एक खुफिया क्रांतिकारी समूह जिसके सदस्य ये बन गए थे। और 24 साल की युवा अवस्था में, मात्र और मात्र 24 साल की इनकी आयु थी, जिसमें इन्होंने लंगुरिया में क्रांति करने के लिए, उन्हें एक क्रांति हुआ जिसमें आप लोग देखा क्रांति होता है ना, तो लोग हाय हाय करते हैं, डंडा वंडा फेंकते हैं, आग वाग लगा देते हैं। तो ऐसा ही कुछ बेचारे कर रहे थे। 24 साल की कम आयु थी इनकी और क्रांति में पकड़े गए। बेचारे को 1831 में देश से निकाल दिया, कहा कि भाई भाग तू देश से, तू देश को बर्बाद कर रहा है। उस समय तो कोई ठोस कानून नहीं था ना कि ये गलती करेगा तो उसे 3 साल का सजा देंगे। जिसको जो सरकार आता था अपने मन से कानून बना लेता था। इस बेचारे को 1831 में क्या किया? देश से निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। मतलब भूमिगत संगठन कहने का क्या मतलब है? गुप्त संगठन बनाए। किसने? जिउसेppe मैत्सीनी ने गुप्त संगठन, क्रांतिकारी संगठन का निर्माण किया। मोसोई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। मैत्सीनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में डर भर दिया। देखिए इनका जो ये इन्होंने ग्रुप बनाया, जो संगठन बनाया, जो क्रांतिकारी ग्रुप बनाया, एक तो यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप के नाम से बनाया था। यंग इटली और यंग यूरोप याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। दूसरी बात कि इन्होंने जब अपना ये संगठन बनाया तो इनका संगठन बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि रूढ़िवादी पद्धति के खिलाफ, राजतंत्र के खिलाफ, राजशाही के खिलाफ, निरंकुश शासन के खिलाफ, ये सभी राजा के द्वारा बनाए गए जितने नियम कानून थे उसके खिलाफ थे। हालांकि इनके द्वारा जो ग्रुप बनाया गया ना, वो ग्रुप कहीं ना कहीं इनके मन में डर भर दिया, राजाओं के मन में डर भर दिया, क्योंकि बड़ा खतरनाक लोग थे ये। यहां पे आता है अब मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। ये मेटरनिक याद होगा, ये वही है ऑस्ट्रिया का चांसलर, वही है जिसने वियना की संधि का मोर्चा संभाला था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो इसने क्या कहा कि ये जो जिउसेppe मैत्सीनी है ना, इनके द्वारा जो बनाए गए ये जो 2 ग्रुप है, ये सामाजिक व्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक दुश्मन है। उनको तो डर लग रहा था ना, क्योंकि जिस तरह से ये आगे बढ़ रहे थे तो हो सकता है कि राजतंत्र खत्म हो जाता, रूढ़िवादी व्यवस्था खत्म हो जाती। इसी कारण से इसने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन जिउसेppe मैत्सीनी को बताया। आगे की स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है काउंट कैमिलो दे काबूर। ये नाम महिला का है, याद रखिएगा, ये कोई पुरुष का नाम नहीं है, महिला का नाम है काउंट कैमिलो दे काबूर। यह सार्डिनिया, अब देखिए ऐसे आप अचानक से इनको छोड़ के नहीं जा सकते। ऑस्ट्रिया को हराया था, फ्रांस के साथ संधि करा के इटली का एकीकरण कराने वाली, इसका हाथ इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये इस टॉपिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि काउंट कैमिलो दी काबूर जो है इस महिला थी कि फ्रांस के साथ संधि कराया सार्डिनिया का, उसका ऑस्ट्रिया को हरा दिया, और इसके हारते ही इटली का एकीकरण हो गया, क्योंकि 7 भागों में वो टूट चुका था। तो देखिए यहां सार्डिनिया फिनलैंड की प्रमुख मंत्री भी थी और इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये वही महिला है जो इटली को एकीकृत करने के लिए जो आंदोलन हो रहे थे उसका नेतृत्व किया था। हालांकि वह स्वयं ना तो एक क्रांतिकारी थी और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाले कोई लोग थे। ये ना तो क्रांतिकारी थे, लेकिन फिर भी इन्होंने इटली का एकीकरण करने में अपना बहुत ही अहम स्थान निभाया है। अब देखिए ये जो संधि हुई है फ्रांस के साथ, इसमें चतुर संधि के पीछे काबूर का ही हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका और इटली का एकीकरण संभव हो सका। ये था काउंट कैमिलो दी काबूर के बारे में। अब देखिए अब हम आगे पढ़ते हैं जिउसेppe गैरिबाल्डी के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट है, यह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। अब देखिए पहले तो ये देख लीजिए इनका जो काम क्या था, ये इनके पास ना लोग थे, सशक्त सैनिक थे, मतलब कि हथियारों के साथ लैस थे, जो किसी के लिए लड़ाई कर सकते थे। तो देखिए नियमित सेना का हिस्सा तो नहीं था, मतलब कि राजा का या किसी भी सरकार का कोई फौज नहीं था,
कोई मिलिट्री नहीं था, फिर भी इसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया, जिसके पास लाठी भाला गन बंदूक जो भी था उनके लिए इन्होंने इसका साथ दिया। 1807 में 1860 की बात है कि वो दक्षिण इटली और दो सैलिलियो, अब देखिए सैलिलियो किसी आदमी का नाम नहीं है, ये समुद्र के बीच का एक द्वीप है, याद रखिएगा ये जगह का नाम है सैलिलियो। कई बार कंफ्यूजन में लोग इसे आदमी का नाम समझ लेते हैं। सैलिलियो जो है एक द्वीप है इटली का, के राज्यों में प्रवेश कर गए। कहां प्रवेश कर गए? सैलिलियो के राज्यों में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल है। उस समय वहां पे स्पेन के शासक थे, उनके विरुद्ध वहां के स्थानीय लोगों को कान में बाग डाला, मतलब कान भरा कह सकते हैं, और उनको वहां से हटाने में और स्थानीय लोगों का साथ पाने में सफल भी हो गए। किसानों का समर्थन इन्होंने वहां पे पा लिया। उसने दक्षिणी इटली एवं सिसिली को राजा के एमेनुएल द्वितीय को सौंप दिया। देखिए दक्षिण इटली जो था, जहां पे इन्होंने किसानों के माध्यम से स्पेनी शासक को भगा दिया, उसे कब्जा करके किसे दे दिया? तो वहां के राजा एमेनुएल द्वितीय को सौंप दिया। और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो गया। जितने भी इटली खंड बाय खंड टूटे हुए थे उन सबको आपस में जोड़ लिया गया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। अभी तक हमने फ्रांस के राष्ट्रवाद के बारे में जाना, जर्मनी के राष्ट्रवाद के बारे में भी कुछ पढ़ा, इटली के एकीकरण के बारे में जाना। अब हम ब्रिटेन के राष्ट्रवाद के बारे में जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की जो आर्थिक शक्ति थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। औद्योगिक क्रांति कहने का क्या मतलब है? जितनी भी मशीनरी आई है, जितनी भी फैक्ट्रियां बनी है, जितनी भी नए नए कारखाने बने, इससे किसको शक्ति मिला है? ब्रिटेन को शक्ति मिला है। और ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली हुआ है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ है। राष्ट्रवाद किसी भी उथल पुथल की क्रांति का परिणाम नहीं, बल्कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम है। राष्ट्रवाद कहने का क्या मतलब है कि किसी के प्रति जो प्यार होता है, किसी के प्रति जो प्रेम होता है, या फिर वो देश के प्रति हो जाए, राज्य के प्रति हो जाए, तो वो अचानक से नहीं आता। वो बहुत लंबे समय से किसी देश के लिए हम प्यार दिखाते हैं, उसका परिणाम था ये राष्ट्रवाद। तब जाके अपने देश के प्रति इनका प्यार जगा और ये प्रजातंत्र को खत्म करके राजतंत्र लाने की सोचे। 18वीं शताब्दी से पहले ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था, इसे राष्ट्र की मान्यता ही नहीं प्राप्त थी, इसे राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं था, किसे? ब्रिटेन को। लेकिन ब्रिटेन साम्राज्यों में अंग्रेज भी थे, जो अंग्रेज लोग थे जो हमारे भारत पे आए थे कुछ दिनों तक, 150-200 साल तक इन्होंने शासन किया। वेल्स थे, स्कॉट थे, आयरिश थे, जैसे ढेर सारे इनके अंदर समाज थे जिसे नजातीय कहते हैं। निर्जातीय कहने का मतलब है कि अलग अलग व्यवस्थित ढंग से रहने वाले वो जाति जिनका भरपूर वर्चस्व अपने इलाके में नहीं होता है। अब देखिए यहां पे आलमगल राष्ट्र ने अपनी शक्ति, अब आंगल का क्या मतलब है? आंगल का मतलब है कि वो अंग्रेज के लोग जो भारत में आकर यहीं बस गए थे, मतलब यहीं पे अपना ठिकाना बना लिया, घर बना लिया, जमीन वमीन लेके यहीं पे वो सेटल हो गए। तो वो आंगल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों एवं द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ किया। क्या मतलब है कि ये जहां के थे वो तो थे, अब इन्होंने अलग अलग समाजों में जाके, अलग अलग देशों में जाके घर बनाना, वहीं पे रह जाना, बस जाना, अपनी परंपराओं का विस्तार करना, अपने संस्कृति का विस्तार करना इन्होंने शुरू कर दिया। 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। अब 1688 में क्या हुआ कि जो संसद था उन्होंने राजतंत्र से शक्तियों को वापस ले लिया। जो शक्तियां राजा को मिला था वो अब राजा के पास नहीं था, राजतंत्र के पास नहीं था। 1707 में क्या हुआ? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। जबरदस्ती इन्होंने इसका निर्माण जबरदस्ती किया गया 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया, निर्माण किया गया। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को भी बलपूर्वक इनके अंदर समेट लिया गया। आयरलैंड को भी जबरदस्ती अपने में मिला के यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया, आयरलैंड को कर लिया। इधर आपको पता है कि स्कॉटलैंड को मिला लिया और ये अपनी हुकूमत साम्राज्यवाद की तरह फैलाना चाहते थे। आगे की स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा है बाल्कन समस्या। ये इंपॉर्टेंट है बाल्कन समस्या। देखिए बाल्कन भौगोलिक एवं निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था। अलग अलग बोली जाने वाली भाषाएं, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग सामाजिक तौर तरीके पे चलने वाले लोग एक साथ अगर रहें तो इसे हम विविधता कहते हैं। जिसमें आधुनिक रोमानिया था,
बुल्गारिया था, अल्बेनिया था, ग्रीस था, मकदूनिया था, क्रोएशिया था, स्लोवानिया था, सर्बिया था आदि ये सारे देश जो है वो इसमें शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी जो थे, यहाँ के प्रॉपर मूल निवासी का मतलब प्रॉपर रहने वाले स्लाव कहा जाता। तो जो जैसे हम भारत के रहने वाले, अगर हम यहाँ के मूल निवासी हैं तो हमें क्या कहा जाएगा? गुज्जर कहा जाएगा। दिल्ली में तो गुज्जर होता है, सैनी होगा। तो यहाँ के जो मूल निवासी थे, जो वहां के रहने वाले थे, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? स्लाव कहा जाएगा। अब बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ऑटोमन दूसरा साम्राज्य था जो इसके बहुत बड़े सारे लंबे जमीन के टुकड़े पर अपना कब्जा कर रखा था। बाल्कन राज्य में रूमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। जब ये ऑटोमन का साम्राज्य खत्म होने लगा तो स्थिति वहां की बिगड़ गई, आपस में लोग भिड़ने लगे। और ये बाल्कन समस्या के साथ आपको बाल्कन युद्ध के बारे में भी आगे पढ़ना होगा। बाल्कन के साथ युद्ध भी हुआ था। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयता उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। जितने भी देश इसके साथ मिलकर काम कर रहे थे, अब वो लोग अलग अलग हो कहते हैं कि भाई अब तो हम नया देश हैं, अब हम नया देश बनाएंगे, हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए, ये राज्य अब हमारा हो गया, हम तुमसे अलग हो गए। तो इन लोगों ने अपना विस्फोट शुरू कर दिया और खुद को स्वतंत्र घोषणा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। स्लाव वहां का मूल निवासी था, तो जैसे जैसे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते गए, वहां पे टकराव मतलब लड़ाई पीट नुकसान का समस्या जो है वो बढ़ता गया और बाद में यह एक भूमि बन गई। बाद में जाके इनके बीच लड़ाइयां भी हुई। बाल्कन युद्ध के बारे में आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है साम्राज्यवाद क्या। इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट साम्राज्यवाद, और आगे भी आपको साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ना है। जब कोई देश या कोई राज्य या कोई मतलब देश ही कह सकते हैं, अब एक राज्य दूसरे राज्य के साथ कहां मारपीट करता है? ये तो एक देश और दूसरे देश के बीच अक्सर देखने को मिलता है। जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है, कोई भी देश, चाइना ही को ले लीजिए, हमारा पड़ोसी देश है, सबसे अच्छा उदाहरण उसी का रहेगा। अगर वो अपनी शक्ति को बढ़ाता है, जैसे आर्मी की शक्ति को बढ़ाना, अपने यहाँ के सेना की शक्ति को बढ़ाना और अन्य साधन का प्रयोग करके भूमि पर विजय करता है, इसी तरह से वो यदि दूसरे देश के जमीनों को हथिया लेता है, अपनी आर्मी की शक्ति से उसको पीछे जाने पे मजबूर करता है, या फिर राजनीतिक या आर्थिक प्रभुत्व थोपने की कोशिश करता है, अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करता है, या फिर उद्योगपतियों के लाभ के लिए, देखिए ये जो साम्राज्यवाद है ना, वो किसी न किसी प्रकार से सिर्फ अपना फायदा देखता है, अपने फायदे के लिए काम करता है, फिर अपने देश के फायदे के लिए काम करता है। अपने पड़ोसी देशों का जमीन कब्जा कर लेना, बॉर्डर वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लेना, उसके ऊपर अपनी संस्कृति को थोपना, उसके ऊपर जबरदस्ती धक्का मुक्की करना, उसको डराना धमकाना, उसको अपने बम बारूद दिखाना। तो ये सब क्या है? साम्राज्यवाद के कैटेगरी में आएगा। साम्राज्यवादी सत्ता देश के लोगों, संसाधनों और व्यापार का शोषण करती है। जितने भी ये साम्राज्यवादी सत्ता होता है ना, ये देश के लोगों का क्या करता है? शोषण करता है, उनके संसाधनों का शोषण करता है, उनके व्यापार का शोषण करता है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है? धीरे धीरे अपने इनको अधीन कर लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है, धीरे धीरे इनको अपने अंदर कंट्रोल कर लेता है। अब देखिए रूपक क्या होता है। रूपक क्या मतलब है, अब हम रूपक के बारे में जानते हैं। जब किसी निराकार विचार जैसे लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्या, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है। यहां पे समझिए, रूपक का मतलब होता है किसी भी चीज को बताना। जब से हम कहेंगे कि वो आदमी ना बड़ा ईर्ष्यालु है, वो आदमी बहुत चालाक है, वो इंसान बहुत दुष्ट है, तो क्या होता है कि हम उस इंसान को इन सभी शब्दों के साथ इंगित करते हैं, मतलब उसके आचरण को दर्शाते हैं, उसका जो जीने का तरीका है उसको दर्शाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? जैसे इनको इंगित किया जाता है ना, तो उसे रूपक कहते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को हम लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्या, मुक्ति आदि जैसे शब्दों से अगर इंगित करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? रूपक, मतलब रूप देना। रूपक का मतलब होता है रूप देना। 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूपक का प्रयोग राष्ट्रवादी भावना के विकास को मजबूत करने के लिए किया जाता था। रूपक शब्द का जो उपयोग है यहाँ पे 18वीं सदी में, वो राष्ट्र के लिए जो प्यार है, जो राष्ट्रवादी भावना है,
उनको और ज्यादा बढ़ाने के लिए किया जाता था। हम राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं के योगदान के बारे में जानते हैं कि राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ उसमें महिलाओं का किस प्रकार से योगदान था, महिलाओं ने कितना सहयोग किया है, महिलाओं ने किस प्रकार से इसमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया है। तो राजनीतिक संगठन का निर्माण किया, महिलाओं को अपना योगदान देने के लिए राष्ट्रवाद में उन्होंने खुद से महिलाओं को मिला के एक राजनीतिक संगठन, मतलब एक सरकार के लिए लड़ने के लिए या फिर उनके साथ हाथ से हाथ मिला के काम करने के लिए संगठन अर्थात ग्रुप का निर्माण किया। समाचार पत्रों का प्रकाशन करवाया, समाचार पत्रों में इन्होंने इसी तरह के न्यूज़ों को दिया, इसी तरह के जानकारी को दिया जिससे राष्ट्रवाद के बारे में लोगों का जो भावना है वो पहले से और ज्यादा बेहतर हो। मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष, आपको तो पता है कि पहले महिलाओं को ना वोट देने का अधिकार नहीं था। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी क्या किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने भी वही कहा कि सिर्फ और सिर्फ उन पुरुषों को वोट देने का अधिकार है जिनके पास धन और संपत्ति है, पैसा है। तो महिलाओं के पास तो मत देने का अधिकार ही नहीं था, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, मताधिकार प्राप्त हेतु संघर्ष किया, इन्होंने लड़ाइयां लड़ी, इन्होंने वहां पे धरना दिया, स्ट्राइक किया कि महिलाओं को भी मत देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना, पहले क्या था कि महिलाएं ना राजनीतिक स्तर पे काम नहीं कर रही थी, अब क्या हुआ कि वो राजनीति में भाग लेने लगी, बड़े बड़े बैठकों में जाने लगी, उनके साथ विचार प्रकट करने लगी, विचारों को भेजना और ग्रहण करना, महिलाओं के हक के लिए बात करने लगी। तो राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं ने अपने ये महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप लिख सकते हैं, यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो ये चारों पॉइंट जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण है राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं के योगदान की अगर बात की जाए तो। अब हमारा अंतिम टॉपिक कहता है विभिन्न प्रतीक चिन्ह और उनका अर्थ। ये जो चिन्ह थी कुछ फ्रांसीसी क्रांति के अंदर, इनका क्या महत्व था, तो प्रतीक जो है वो है टूटी हुई बेड़ियां। टूटी हुई बेड़ियों का क्या मतलब था कि आजादी मिलना, अगर बेड़ियां टूटी हुई वहां पे दर्शाई जाती थी इसका मतलब था आजादी मिलना। बाज छाप वाला कवच, बाज चिड़िया का नाम है, बर्ड्स है, अगर इसके छाप वाला कोई कवच मिलता है तो इसका मतलब है जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति, जर्मन के जो समुदाय थे उनकी शक्ति के प्रतीक को दर्शाता था बाज छाप वाला कवच। बलूत पत्तियों का मुकुट, बलूत पेड़ था उसकी पत्तियों का अगर मुकुट बना के दर्शाया जाए तो वो वीरता का प्रतीक था, उससे यह पता चलता था कि यह जगह या फिर यह इंसान बहुत ज्यादा वीर है। तलवार का मतलब था मुकाबले की तैयारी की, अब हम लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली का मतलब था शांति की चाह, कि हम लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, हम शांति कायम करना चाहते हैं, हम शांति से रहना चाहते हैं। काला लाल और सुनहरा तिरंगा, इसका मतलब था उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा। उदारवादी राष्ट्रवादी के मानने वाले जितने भी लोग थे उनका झंडा कैसा था, काला लाल और सुनहरा तिरंगे के रूप में बनाया गया था। उगते हुए सूरज की किरणें का क्या मतलब था, एक नए युग की शुरुआत। तो ये था विभिन्न प्रतीक चिन्ह और उनका अर्थ। और यहाँ पे आपका इतिहास का जो चैप्टर है ये समाप्त हो जाता है। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आई है तो जानकारी को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।